उसके बाद आता है मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट, और वो है हमारा कंपोनेंट ऑफ रोबोट। कंपोनेंट्स ऑफ रोबोट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी तक जो क्वेश्चन आए हैं उनमें इससे भी क्वेश्चन देखने को मिले हैं। क्लियर? तो अब इसको देखते हैं ये कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। कुछ बातें, पहली बात तो हम इन कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, और यहां पर मैं आपको कुछ चीजें समझा दूंगा। अभी देखते जाइए। देखिए, पावर सोर्स है ना, पावर सोर्स अभी इनको सबको डिटेल किया हुआ है। पावर सोर्स को मैंने आपको अलग से बताया हुआ है, उसके बाद आपका एक्चुएटर्स है उनको अलग से बताया। आप अभी केवल यहां पर देखो, पावर सोर्स, एक्चुएटर्स, सेंसर्स, मैनिपुलेशन, लोकोमोशन, कंट्रोलर, ह्यूमन इंटरफेस इंटरेक्शन, रोबोटिक प्रोग्रामिंग, इन्वायरमेंटल इंटरेक्शन एंड नेविगेशन। ओके, ये एंड है, एंड नेविगेशन है, करेक्ट है ना। तो चलिए देखिए, रोबोट देखिए, कुछ चीजें यहां से समझ में आएगी। यहां पर ये दो नहीं बने हुए हैं, अलग अलग बने, क्योंकि सारी चीजें एक साथ नहीं दिखा सकते थे। ये अंदर आपको बैटरीज दिख रही हैं, दिख रही हैं। ये बैटरीज जो है, यहां लिखा है पावर सप्लाई, मतलब बैटरीज जो है पावर सोर्स का काम कर रही है। ह्यूमन के रोबोट के लिए बैटरी जो है पावर सोर्स का काम कर रही है, पहला पॉइंट। ठीक, उसके बाद आप देखेंगे ये लिखा है साउंड सेंसर, ये लिखा है विजन सेंसर। साउंड सेंसर, विजन सेंसर, हमारे पास सेंसर्स भी है ना। तो सेंसर्स होते हैं, इसमें पढ़ेंगे डिटेल में, लेकिन यहां पर दिख रहा है आपको। फिर यहां देखो कंट्रोलर लिखा है, अगर नहीं दिख रहा है तो कोई बात नहीं, येलो कलर से अंदर जो बना हुआ है ये कंट्रोलर है। कंट्रोलर वो होता है जैसे हमारे पास हमारे कंप्यूटर में जो हम प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ रहे थे अबाउट सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, वैसे ही रोबोट जो होता है उसका सीपीयू समझ लीजिए कंट्रोलर होता है। पूरे रोबोट को रन करने के लिए, या पूरा रोबोट किस तरीके से फंक्शन करेगा उसके लिए हम लोगों ने जो इंस्टॉल किया है प्रोग्राम, वो करते हैं हम कंट्रोलर में। कंट्रोलर का काम होता है कि रोबोट को पूरी तरीके से कंट्रोल करके रखे, और कैसे कंट्रोल करे ये भी कंट्रोलर समझाता है। क्लियर? अच्छा, ये कंट्रोलर हो गया। कंट्रोलर पूरा रोबोट जो होता है उसका ब्रेन कहलाता है, क्योंकि ये सभी सभी प्रोग्राम इसी में इनबिल्ट वो होते हैं। उसके बाद यहां पर लिखा है एक्चुएटर्स। एक्चुएटर्स, एक्चुअल में आपको ये जो एक्चुएटर होते हैं ये ऐसे दिखाई देंगे कि हाथ पैर हैं। ये क्या है? ये हाथ पैर, लेकिन उसके अंदर लगी होती है मोटर्स। इलेक्ट्रिक मोटर हो सकती है, वहां पर मैकेनिकल मोटर हो सकती है, वहां पर न्यूमेटिक मोटर हो सकती है, वहां पर वैक्यूम यूज हो सकता है। तो ये जो आपके जो पैर और हाथ टाइप के दिखाई दे रहे हैं इसके, उसमें जो अंदर मोटर लगी हुई है वो एक्चुएटर है। क्लियर है ये बात? फिर यहां पर ये हैंड देखिए, हैंड के नीचे आपको कुछ इस तरीके के शेप दिखाई दे रहे हैं, ये ग्रिपर्स कहलाते हैं। ग्रिपर मतलब इस रोबोट को जिस चीज के लिए आपने डिजाइन किया है वो शायद हो सकता है वो किसी चीज को ग्रिप करने के लिए है, तो ग्रिप करने के लिए है, इसलिए यहां पर ये आपको ग्रिपर्स दिखाई दे रहे हैं। दोनों हाथ में इसके क्या दिख रहे हैं? ग्रिपर्स दिखाई दे रहे हैं। क्लियर है? उसके बाद रोबोट को ह्यूमन के साथ में इंटरेक्ट करने के लिए, अगर ह्यूमन दूर है, रोबोट दूर है, दोनों एक दूसरे से दूर है, और उसको हमको इंटरेक्ट करना है, रोबोट को हमसे, हमको रोबोट से, तो हमें सिग्नल्स की जरूरत पड़ेगी। हम सिग्नल्स के थ्रू इंस्ट्रक्शन भेजेंगे उसको, और वो भी सिग्नल सप्लाई करेगा तो हमारे तक आ जाएंगे। तो ये जो सिग्नल्स जो होते हैं वो वायरलेस कम्युनिकेशन, ये इसके पास सेंसर्स लगे होते हैं, उस सेंसर के थ्रू वो हमें सिग्नल की सप्लाई या सिग्नल फॉरवर्ड करता है। क्या ये बात ठीक है? अभी केवल आपको मैंने बेसिक चीज बताई है, कंफ्यूज मत होना। हम लोगों ने जो एक्चुएटर पढ़ा, हो सकता है आपने कुछ और पढ़ा हो, मैनिपुलेटर आपने कुछ और वर्ड सुना होगा, है ना, यहाँ पर कुछ और वर्ड होता है। केवल आपको अभी रोबोटिक्स में जो टर्म्स यूज होती है, रोबोटिक्स में जो वर्ड्स यूज होते हैं, उनको यहाँ पर बताना है। ठीक है ये बात? चलिए तो अपन स्टार्ट करते हैं अपना ये रोबोटिक्स के वन बाय वन कंपोनेंट जो है वो। अब देखो, पहला है अपने पास पावर सोर्स। पावर सोर्स की बात करें तो एक रोबोट को चलाने के लिए, एक रोबोट को चलाने के लिए हमें उसको पावर देना ही होगा, ये बेसिक सी बात है। तो ये जो पावर आप देते हैं, ये पावर आप किसके थ्रू दे सकते हैं? तो यहां पर आप देखिए, या तो आप लेड एसिड बैटरीज का यूज करोगे, ठीक है, लेड एसिड बैटरीज नाउअडेज बहुत ज्यादा यूज हो रही है ना। उसके बाद या तो हो सकता है आप सोलर पैनल का यूज कर लो, ठीक है, आप हो सकता है कि सोलर पैनल लगा दो, उससे भी आपका रोबोट एनर्जी गेन कर लेगा, एनर्जी मिलेगी और काम करने लगेगा। या फिर आप हो सकता है उसमें कंप्रेस्ड गैस की यूज कर लो, है ना, सीएनजी जो होती है, सीएनजी को आपने यूज कर लिया उसके अंदर। या फिर हो सकता है कि आपने उसमें फ्लाईव्हील स्टोरेज यूज किया होगा। फ्लाईव्हील स्टोरेज क्या होता है? तो मैकेनिकल वाले फ्लाईव्हील बहुत अच्छे से जानते हैं, और अगर जो नहीं जानते हैं तो उनको मैं थोड़ा सा बता देता हूं कि फ्लाईव्हील कैसा दिखाई देता, क्या होता है। अगर आप लोगों ने पुराने जमाने में कुएं से पानी निकालने वाला इंजन देखा हो, जो साइज में लगभग इतना बड़ा होता था, उसमें एक व्हील होता था बहुत बड़ा, जो उस इंजन के साथ में रोटेट करता था, ठीक है।
वो जो है फ्लाईव्हील जो होता है ये जनरली फ्लक्चुएशंस को कंट्रोल करने के लिए बनाया जाता है। गाड़ी में फ्लाईव्हील जो होता है फ्लक्चुएशन को कंट्रोल करता है। तो फ्लक्चुएशन को कंट्रोल करने के लिए एक ऐसी बॉडी होती है, सर्कुलर बॉडी, जो हम इंजन के शाफ्ट के साथ में कनेक्ट कर देते हैं, उसको फ्लाईव्हील कहते हैं। तो अगर हम पावर सोर्स की बात करें तो फ्लाईव्हील स्टोरेज भी होता है, फ्लाईव्हील भी एनर्जी स्टोर करके रखता है ना, फ्लक्चुएशन कंट्रोल करता है, मतलब ये भी एनर्जी स्टोर करके रखता है। फिर उसके बाद लिखा है ऑर्गेनिक गार्बेज। ऑर्गेनिक गार्बेज ये अपकमिंग है ना, मतलब हो सकता है इन फ्यूचर यूज हो। मैं इसको लिख देता हूं, ये अभी का नहीं है, इन फ्यूचर है ये। क्लियर? क्योंकि ऑर्गेनिक गार्बेज से भी आप एनर्जी बना सकते हैं, ये प्रोसीजर चल रही है, लेकिन उसी ऑर्गेनिक गार्बेज का यूज करके आप अपने घरों में रोबोट को यूज कर रहे हो क्या, ये सब फ्यूचर में होने वाला है। तो अभी अपन यहाँ पर ऑर्गेनिक गार्बेज को फ्यूचर के लिए समझ के रखते हैं। उसके बाद फोटोवोल्टिक सेल। फोटोवोल्टिक सेल आपका सोलर सेल से रिलेट करेगा। सोलर सेल्स जो होते हैं वो सनलाइट जो होती है, सनलाइट को लेकर उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए फोटोवोल्टिक सेल का यूज होता है। क्लियर ये बात? बढ़े आगे यहां से। चलिए नेक्स्ट है अपने पास एक्चुएटर्स। ये इंपॉर्टेंट है। अभी अपन एक्चुएटर की बात कर रहे थे, मैंने आपको कहा था देख लीजिए एक्चुएटर क्या है। एक्चुअल में आपको जो एक्चुएटर दिखाई दे रहा था वो एक्चुएटर ये दिखाई दे रहा था। मैंने कहा था ये हाथ और पैर हो गए इसके, है ना, हाथ और पैर हो गए। हमारी मसल्स कहाँ होती है? हाथ और पैर में ही होती ना। तो हम इसको एक्चुएटर जो होता है, एक्चुअल में एक्चुएटर मोटर होती है, ये भी मैं बता चुका हूं। और ये होता किसके अंदर है? तो एक केस बना देते हैं, एक आउटर कवरिंग बना देते हैं, उसके अंदर ये मोटर वगैरह फिट कर देते हैं। इन्हीं को अपन बोल देते हैं कि ये रोबोट के एक्चुएटर्स हैं। और क्योंकि ये हाथ और पैर टाइप के शेप दिए होते हैं इसलिए इनको मसल्स भी कहते हैं आप। तो यहां पर देखिएगा, एक्चुएटर्स जो हैं आर दी मसल्स ऑफ अ रोबोट। ठीक है, द पार्ट्स विच कन्वर्ट्स स्टोर्ड एनर्जी इनटू मूवमेंट। इंपॉर्टेंट है ये बात इंपॉर्टेंट है भाई साहब। आपने एनर्जी अभी पावर सोर्स बताया ना, तो आपने उसके अंदर क्या किया है? एक एनर्जी सोर्स लगाया, पावर सोर्स लगाया हुआ है। उसको वर्क में या मूवमेंट में कन्वर्ट करने के लिए जो हमें एपरेटस या डिवाइस या टूल या चाहिए, कंपोनेंट चाहिए, वो होता है एक्चुएटर। ठीक है क्या? ये एक्चुएटर जनरली मोटर्स होती हैं जो ऐसी होती हैं। ये मोटर के वायर की सप्लाई है, ये मोटर आपको दिखाई दे रही है, ये भी एक्चुएटर बना हुआ है। समझ गए? ठीक। तो यहां पर लिखा है बाय फार द मोस्ट पॉपुलर एक्चुएटर आर इलेक्ट्रिक मोटर्स दैट रोटेट अ व्हील और गियर एंड लीनियर एक्चुएटर्स दैट कंट्रोल्स इंडस्ट्रियल रोबोट इन दी फैक्ट्रीज। ठीक है, मतलब अभी की डेट में अगर आप बात करें तो आपको अभी की डेट में आपको जनरली इलेक्ट्रिक मोटर्स जो होती है वो मिलती है एज ए एक्चुएटर यूज होती हुई। रोबोट्स में अभी क्या मिलता है? इलेक्ट्रिक मोटर्स मिलती है। ठीक है, इंडस्ट्रियल रोबोट जो होते हैं उसमें एक्चुएटर ऐसे लगे होते हैं कि ये लीनियर मोशन कर सके। क्लियर? तो ये बात बताई गई है, कुछ एक्चुएटर ऐसे दिखाई देते हैं। और जब आप इनको किसी केस में बंद कर देते हो, ये हाथ में बंद कर, मतलब वो बंद कर दोगे तो यहां पर उंगलियां हो जाएगी उसकी, ये उसका हाथ हो गया, ये लो, ये रोबोट का हाथ हो जाएगा, है ना। अच्छा नहीं बना पर ठीक है, मान लेना ये रोबोट का हाथ, ये रोबोट उंगली दिखा रहा है। ठीक है, तो ये हो गया। बस ऊपर से आपको दिखाई कैसे देगा कि ये उसका हाथ है, जबकि अंदर क्या होती है? एक्चुअल में अंदर होती है मोटर। ठीक, चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला आता है अपना सेंसर। ठीक, अब सेंसर जितना आपने रोबोट बनाया, अब आपने रोबोट बना दिया, उसमें प्रोग्राम इंस्टॉल कर दिया है, उसका आपने सीपीयू और कंट्रोलर जो है वो दे दिया। अब इसमें सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट होता है मेरे हिसाब से सेकंड नंबर पे, वो होते हैं सेंसर्स। रोबोट सेमी ऑटोमेटेड, फुली ऑटोमेटेड या ऐसी मशीन हो सकती है ना। तो इसको अपने खुद से काम करना होता है। और खुद से काम करना होता है, अगर ह्यूमन भी होगा, अगर वो सेल्फ डिपेंडेंट होता है, खुद से काम करता है, अगर वो चल पाता है, सुन पाता है, बोल पाता है, देख पाता है, फील कर पाता है, सेंस कर पाता है, तो उसके पास सेंसर्स हैं। आईज होगी तो देखेगा, कान होंगे तो सुनेगा। वैसे ही रोबोट्स के लिए भी है, इसके आंख, कान, नाक, मुंह जो है ये सेंसर है। क्लियर है ये बात? तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखते हैं, दे आर वेरी यूजफुल फॉर द वर्किंग ऑफ रोबोट। है ही, अगर रोबोट को वर्क करना है तो सेंसर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। दे प्रोवाइड्स द एनवायरमेंटल एंड इंटरनल पार्ट्स इंफॉर्मेशन टू द रोबोट फॉर प्रॉपर वर्किंग। अगर जैसे मैं आपको इसका अभी तो सिंपली समझिए, इन्वायरमेंटल मतलब जैसे रोबोट को आपने इंडस्ट्री में बनाया हुआ है। इंडस्ट्रीज में रोबोट जो होते हैं जनरली कैसे होते हैं? इंडस्ट्री वाले रोबोट ये लीनियर चलने वाले होते हैं, है ना। तो मान लीजिए कि एक यहाँ पर स्टोरेज हाउस है, यहाँ पर आपकी इन्वेंट्री हाउस है। ये क्या है आपका? इन्वेंट्री हाउस, जहां पर आप सामान सारा रखते हैं। ये बफर स्टॉक इन्वेंट्री हाउस वगैरह आपका हो गया। यहाँ पर, यहां से आपको असेंबली हाउस यहाँ पर है।
ठीक है, इन्वेंट्री से असेंबली हाउस जो है जहां पर इसकी असेंबली होती है वो यहां पर है। क्लियर? अब यहां से सामान उठाकर आपको यहां तक चलना है। ठीक है, तो क्या किया जाएगा, ये यहां पर ना कुछ ऐसा पाथ बना दिया जाता है, कुछ ऐसा पाथ बना देते हैं। ठीक है, रोबोट जो है ना, वो रोबोट इसको ही देखता है और रोबोट इसको फॉलो करता है, इस पाथ को फॉलो करेगा। रोबोट यहां से इन्वेंट्री लेगा, इस पाथ को फॉलो करते 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 कहां तक पहुंच जाएगा, वो जहां उसका डेस्टिनेशन है, मतलब वो असेंबली लाइन तक पहुंच जाएगा, असेंबली हाउस तक पहुंच जाएगा। क्लियर है ये बात? अब मान लीजिए कि ये तो आपने कैसे फॉलो किया, ये रोबोट ने फॉलो कैसे किया, उसको क्या ये लाइंस दिख रही होंगी? बिल्कुल दिखाई दे रही होंगी। उसको ये लाइंस दिख रही होंगी तभी तो वो इस दो लाइन के बीच में चलेगा। ये तो एक बात हो गई कि ये सेंसर जरूरी क्यों है ना? कोई भी अगर आपको उसको रिपीटेटिव टास्क परफॉर्म करवाना होता है तो हम कुछ ऐसा प्रोग्राम कर देते हैं सेट कि वो बार बार यहां से वहां, वहां से यहां से वहां से यहां करता रहे, पहली चीज। दूसरा, बाई चांस कि यहां पर एक ह्यूमन आ गया और बीच में इस लाइन के खड़ा है, उसे ये नहीं पता है कि रोबोट आ रहा है सामने से। अब रोबोट को नेचुरल आंखें तो दी नहीं है, भगवान ने तो बनाया नहीं, हमने बनाया है, तो नेचुरल आईज तो है नहीं उसके पास। तो हमें क्या करना पड़ेगा, रोबोट में कुछ ऐसे सेंसर्स लगाना पड़ेंगे कि या तो वो विजन से मतलब देख ले, या वो सेंस करे हीट को, या वो सेंस करे स्मेल को, एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है। इन सभी चीजों को सेंस करके वो अगर कोई उसके सामने ह्यूमन आ जाता है विद इन हिज रेंज या इट्स रेंज, तो वो वहां पर रुक जाए। क्लियर है ना? तो ये सेंसर्स होते हैं, प्रॉपर वर्किंग के लिए सेंसर बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या लिखा है। रोबोटिक सेंसर्स आर यूज्ड टू एस्टिमेट अ रोबोट्स कंडीशन एंड एनवायरमेंटल कंडीशन। रोबोट्स कंडीशन एंड एनवायरमेंटल कंडीशन। ठीक है, अब ये क्या बात हुई, ये क्या चीज हुई? देखो, अभी मैंने आपको एनवायरमेंटल कंडीशन के बारे में बताया, अब मैं रोबोट की कंडीशन के बारे में बताता हूं। इसको मैं आपको और थोड़ा अच्छे से समझाता हूं। क्या आप लोग इतना जानते होंगे, आप लोग इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो, नहीं भी करते होंगे तो आप लोगों ने कार वगैरह चलाई होगी। मॉडर्न डेज में जो कार्स वगैरह आ रही हैं, व्हीकल जो आते हैं, 4 व्हीलर 6 व्हीलर जो व्हीकल्स आते हैं, इनमें जो इंजन में पावर सप्लाई हो, या ये पूरे जो इंजन होते हैं ना, ये आप जब स्विच ऑन करते हो, है ना, अपना इग्निशन ऑन करने के लिए स्विच ऑन करते हो जब की को, तो वहां पर क्या होता है कि जितने भी आपके पार्ट्स हैं उनमें सब में लुब्रिकेशन भेज दिया जाता है और वहां से सिग्नल लेकर आया जाता है कि क्या सभी पार्ट्स जो है वो प्रॉपर वर्क कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपको कहां दिख जाता है? ये आपको डैशबोर्ड पे दिख जाता है। ये आपको आपका जो पैनल है उसमें दिखाई दे देता है कि मेरे जितने भी सेंसर्स हैं वो प्रॉपरली ग्रीन कलर से दिखाई दे रहे हैं, मतलब ये सभी फंक्शन कर रहे हैं। ये है आपका किसके अंदर आता है? ये आता है आपका कि आपकी कार के अंदर जो इंटरनल पार्ट्स है उनकी इंफॉर्मेशन आपको पैनल पे दिखाई देना। अगर उसमें से किसी में रेड ब्लिंक हो रहा है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई अलर्ट आ रहा है, तो आप ऑटोमेटिक समझ जाएंगे कि यार ये तो प्रॉब्लम है इसमें, ये ठीक करना पड़ेगी, या ये वाला कंपोनेंट जो है इसका ये डिस्टर्ब हो रहा है। तो जो मशीन के अंदर की चीजें हैं, कार के अंदर की जो चीजें होती है, उसको समझाने के लिए आपके पास सेंसर्स लगे होते हैं। उसको जानने के लिए कि एरर कहां आ रही है, मिस्टेक कहां आ रही है, ये देखने के लिए आपके पास सेंसर होते हैं। वैसे ही सेंसर रोबोट्स में लगे होते हैं। रोबोट के इंटरनल पार्ट्स या इंटरनल जो भी आपके सिस्टम है उसके अंदर अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो वो सेंसर्स के थ्रू हमें पता चल जाता है। तो ये दोनों कंडीशन को बताता है, ये एस्टिमेट करता है इंटरनल कंडीशन को भी, जैसे यहां लिखा था इंटरनल पार्ट्स की इंफॉर्मेशन देता है, और यहां पर भी। क्लियर? दीज सिग्नल्स आर पास्ड टू कंट्रोलर टू इनेबल अप्रोप्रिएट बिहेवियर। फॉर एग्जाम्पल, रोबोट जो है उसकी दो पैर थे, है ना, 2 लेग्स थे रोबोट के, और उसमें से एक में आ गई प्रॉब्लम, एक का एक्चुएटर जो है वो खराब हो गया। एक्चुएटर खराब होना, अब अपन टेक्निकल बात करेंगे, एक्चुएटर का मतलब आप जानते हैं, अंदर जो मोटर लगी होती है उसको एक्चुएटर कहते हैं। मान लीजिए उसका एक्चुएटर खराब हो गया रोबोट का, एक पैर का खराब हुआ है, दोनों के नहीं। तो अब ये इंफॉर्मेशन जो है ये पहुंचा दी जाएगी कंट्रोलर के पास। ठीक है, जब एक पैर काम ही नहीं करेगा तो रोबोट चलेगा कैसे, और अगर रोबोट चलेगा नहीं तो उसको रोकना पड़ेगा। तो ये रोकने का काम करेगा कौन? कंट्रोलर करेगा। कंट्रोलर को मालूम है कि अब मेरा रोबोट या मैं आगे नहीं चल पाऊंगा, क्योंकि कंट्रोलर इज द ब्रेन ऑफ रोबोट। क्लियर? तो वो अप्रोप्रिएट बिहेवियर, मतलब वो शट डाउन कर देगा, रोक देगा, अलर्ट कर देगा, सिग्नल भेज देगा, एक्स वाई जेड जो भी करेगा, पर कंट्रोलर वहां पे एक अप्रोप्रिएट बिहेवियर करेगा। क्लियर है ये बात? आगे बढ़ते हैं, सेंसर के बाद नेक्स्ट अपना देखते हैं मैनिपुलेशन। ये मैनिपुलेशन क्या होता है? नॉर्मली मैनिपुलेशन का मतलब बहुत अलग होता है और यहां पर मैनिपुलेशन का मतलब अलग है। समझते हैं इसको, आराम से देखिएगा। देखो, मैनिपुलेशन में देखते हैं,
robots which must work in real world required some way to manipulate objects like pick up, modify, destroy or otherwise have an effect. मतलब जो रियल वर्ल्ड में रोबोट्स काम कर रहे हैं, जैसे असेंबली लाइन में अभी अपन ने बात की, वहां लगा हुआ है। अब यहां पे क्या होगा, यहां पर क्या होगा, असेंबली लाइन में इन्वेंट्री हाउस से, इन्वेंट्री है इन्वेंट्री हाउस से क्या करेगा, पिकअप करेगा और कहां पर जाकर छोड़ देगा, यहां पर ड्रॉप कर देगा असेंबली हाउस में। तो क्या वो जो आपका रोबोट है उसने पिकअप किया, मॉडिफाई मतलब एक प्लेस से दूसरी जगह पहुंचाया, अगर कोई गार्बेज है तो उसको वो डिस्ट्रॉय भी कर सकता है और जितनी भी एक्शन होगी वो ले सकता है, कौन, रोबोट ले सकता है। तो रोबोट के मैनिपुलेटर्स होते हैं, है ना, मैनिपुलेटर्स होते हैं। अब मैनिपुलेशन जो होता है वो ये प्रोसेस होती है, मैनिपुलेशन जो है वो ये प्रोसेस है। मैनिपुलेटर्स किसको कहते हैं वो देखते हैं। अगर हम बात करें रोबोट के हाथ की, किसकी बात करते हैं, हैंड्स की, तो रोबोट के जो हैंड्स होते हैं वो कहलाते हैं एंड इफेक्टर। क्या कहलाते हैं, एंड इफेक्टर। इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, यहां से आपको ये याद रखना पड़ेगा कि रोबोट के जो हाथ होते हैं उनको हम एंड इफेक्टर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, एंड इफेक्टर्स। ठीक है। और जो रोबोट की आर्म होती है, आर्म मतलब भुजा जो होती है, उसको हम कहते हैं मैनिपुलेटर। ठीक है ये बात, है ना, रोबोट की जो भुजा होती है, आर्म होती है, उसको मैनिपुलेटर कहा जाता है। दिख रहा है, रोबोटिक मैनिपुलेटर, क्लियर है ना, समझ गए। ये रोबोटिक हैंड हो गया, मिनी रोबोट लगाए हुए, ठीक है जो भी है, पर समझ गए। अब ये जो मैनिपुलेटर्स होते हैं कैसे हो सकते हैं, ये हो सकता है मैकेनिकल ग्रिपर हो सकता है वैक्यूम ग्रिपर हो, या जनरल पर्पस इफेक्टर हो। इफेक्टर मतलब ये एंड इफेक्टर वाला, क्लियर है। तो जो रोबोट होता है उसके मैनिपुलेटर का मतलब सिंपल सा आर्म और हाथ है उसका, है ना। यहां पर समझना है कितने टाइप का हो सकता है, तो जनरली ये मैकेनिकल हो सकता है, वैक्यूम हो सकता है। मान लो कोई चीज को पिक करना है इसको, तो जरूरी थोड़ी है कि हाथ ऐसा बनाया जाए और उसको पिक करवाया जाए। आप एक काम करिए, हाथ के ऊपर क्या लगा दीजिए, यहाँ पर एक वैक्यूम का वो कोई भी वो लगा दीजिए, वैक्यूम ट्यूब क्रिएट कर सकते, वैक्यूम रबर लगा दीजिए जो क्रिएट कर जाए वैक्यूम। उसको आप रख दीजिए, वैक्यूम हो जाएगा, वो पिक कर लेगा, लाके छोड़ देगा। ये सिंपल सा तरीका हो सकता है, एफिशिएंट तरीके से काम करने के लिए बनाते हैं, क्लियर। चलिए मैनिपुलेशन के बाद नेक्स्ट देखिए, अगला है लोकोमोशन। आप सभी जानते हैं लोकोमोशन का मतलब होता है लोकोमोटिव। लोकोमोशन का मतलब होता है एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाना, है ना, मूव करना। जैसे हमारे लोको पायलट्स होते हैं ट्रेन के लिए, वो भी लोकोमोशन वैसा वाला। तो लोकोमोशन हेल्प्स द रोबोट टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, कोई बड़ी बात नहीं। अब ऊपर वाला रोबोट देखो, ऊपर वाले के लिए ये लोकोमोशन हो गया, ये लोकोमोशन हो गया। नीचे वाले रोबोट देखो, इसके लिए क्या हो गए, इसके लेग्स बनाए हुए ये हो गए, क्लियर है क्या। तो अब हम यहाँ पर लोकोमोशन की बात कर रहे हैं। लोकोमोशन में देखिएगा, एग्जांपल देखें तो व्हील्स, लेग, विंग्स, पंख भी हो सकते हैं। पंख भी तो लोकोमोशन है, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे ले जाने के लिए पंख भी तो लगाए जा सकते हैं। ब्लेड्स लगाई जाती है, पंख नहीं बोलेंगे तो ब्लेड्स भी तो होती हैं। जैसे हमारा हेलीकॉप्टर वगैरह जो होता है उसकी क्या होती हैं, ब्लेड्स होती हैं। तो वो ब्लेड्स भी क्या करती हैं, एक तरीके का वो भी लोकोमोशन है, क्योंकि वो उसको एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे ले जाती है। रोलर बॉल्स होती हैं, ये व्हील्स हैं, ये व्हील हैं, ये लेग हैं। रोलर बॉल होती है, अगर आपने कभी बेरिंग वगैरह देखी होगी, वो छर्रे आते हैं उसके अंदर बेरिंग वगैरह होती है, उसको रोलर बॉल कहते हैं, क्लियर। तो वैसे होता है। अभी क्या हेल्प करता है लोकोमोशन से, हमें क्या मिलता है, तो लोकोमोशन हेल्प करता है सेलिंग में, क्लाइंबिंग में, स्केटिंग में, फ्लाइंग में, ट्रैक्ड रोबोट होते हैं, सिक्स व्हील्ड रोबोट होते हैं। तो ये सब इसके हेल्प हैं, इससे हमको ये चीजें पता चलती है, मिलती हैं, क्लियर। बढ़े आगे। लोकोमोशन के बाद नेक्स्ट देखिए, अगला है अपना कंट्रोलर। अब कंट्रोलर समझते हैं। कंट्रोलर जो होता है ये ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहलाता है। कंट्रोलर जो होता है क्या कहते हैं इसको अपन, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। ठीक, इंपॉर्टेंट है। अब क्या करेंगे, वैसे ही जैसा हमारे पास जो अपना कंप्यूटर होता है हमारा, जिसको हम, जिसमें सीपीयू लगा होता है, जिसको अपन बोल देते हैं कि ये ब्रेन ऑफ कंप्यूटर है, वैसे ही हमारा कंट्रोलर जो, उसको अपन बोल देते हैं रोबोट का कंट्रोलर है। यहाँ पर देखना, इन दिस वी यूज द डिजिटल कंप्यूटर। इसके लिए, कंट्रोलर के लिए, इसके अंदर डिजिटल कंप्यूटर को एम्बेडेड किया जाता है। किसके अंदर, रोबोट के अंदर डिजिटल कंप्यूटर को एम्बेड करते हो आप, ठीक है, इंसर्ट कर देते हो, अंदर ही लगा होता है, ये रोबोट के अंदर है। ये भी आपका क्या है, ये भी आपका कंट्रोलर है, ये भी कंट्रोलर है, ठीक है ये बात। तो सुनिएगा, विच प्रोवाइड्स एन इंस्ट्रक्शन ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन,
इट इज गेटिंग एंड प्री प्रोग्राम्ड इंफॉर्मेशन। मतलब ये जो डिवाइस होता है, ये जो कंट्रोलर होता है, ये हम लोगों ने रोबोट के अंदर अगर कुछ प्री प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन डाले हैं तो उनको देखेगा, पहली चीज। और या फिर वो जो अभी इंस्ट्रक्शन हम उसको दे रहे हैं, जैसे मैंने सेंसर्स यूज किए हैं, मेरे पास लगा हुआ है हाथ में रिमोट, मेरे पास हाथ में रिमोट है, रोबोट है वो मुझसे 1 किलोमीटर दूर है, मैं उसको यहाँ से सिग्नल सप्लाई कर रहा हूँ, सिग्नल भेज रहा हूँ, फॉरवर्ड कर रहा हूँ, रोबोट को राइट लेना है, लेफ्ट लेना है, उसके ऊपर कैमरा लगा, मैं यहाँ से ऑब्जर्व कर रहा हूँ, रोबोट चलते जा रहा है। तो जो वो इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहा है, वो इन्फॉर्मेशन को सप्लाई किया जाता है, ट्रांसमिट किया जाता है टू डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर इज वर्किंग एज अ कंट्रोलर फॉर रोबोट, और फिर वो उसको काम करवाता है। ठीक है, ये बात है ना, ये बेसिक चीज होती है। बड़े आगे चलिए, नेक्स्ट अपन देखते हैं, अगला है अपना इन्वायरमेंटल इंटरेक्शन एंड नेविगेशन। इन्वायरमेंटल इंटरेक्शन एंड नेविगेशन क्या होती है, इसको समझते हैं अपन। अब देखो, मैंने यहां पर एक एग्जांपल लिया है ड्राइवरलेस कार का। ठीक, इन्वायरमेंटल इंटरेक्शन एंड नेविगेशन, बाहर के वातावरण को समझना है ना, और उसके अकॉर्डिंग अपने आप को क्या करना, उस डायरेक्शन में पहुंचाना जो जरूरी है, या सीधी है या सही है। तो ये जो चीज है, ये क्या है देखते हैं। इट इज इंपॉर्टेंट फॉर वर्किंग इन अ सिचुएशन एंड एटमॉस्फेयर इन एटमॉस्फेयर। टाइपिंग में इतनी बढ़िया गलतियां की है ना इन लोगों ने, सही में। ठीक है, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर वर्किंग इन एनी सिचुएशन एंड इन एनी एटमॉस्फेरिक कंडीशन एंड इन एनी एटमॉस्फेयर। ठीक है ये बात। ड्राइवरलेस कार, टेस्ला का भी कुछ समय पहले नाम चल रहा था, ड्राइवरलेस कार की टेस्टिंग चल रही थी, और आपको मैं बताऊं कि वो उससे क्या हुआ था, ड्राइवरलेस कार जो उसकी, वो एक टेस्ट में फेल हुई थी। रीजन, सामने आ गया था मून, और वो जहां चल रही थी सामने मून आ गया, उसने मून को डिटेक्ट नहीं किया कि ये मून है, और वो रुक गई, या ऐसा कुछ हुआ था उसके साथ, है ना, कार के साथ। क्या होता है इसमें, सेल्फ ड्राइविंग वाली कार होती है ड्राइवरलेस वाली, तो यहां पर क्या होता है कि बाहर के जो इन्वायरमेंटल कंडीशंस है, उनको सेंस किया जाता है थ्रू सेंसर्स, और सेंस करने के बाद इंस्ट्रक्शन पहुंचा दिए जाते हैं कहां पर, कंट्रोलर को। सेंसर कंट्रोलर को पहुंचाता है, कंट्रोलर उसके अकॉर्डिंग अपने जो भी एक्शन होते हैं वो ले लेता है, और ये मशीन काम करने लगती है। तो ये इन्वायरमेंटल इंटरेक्शन एंड नेविगेशन है। जैसे आप एक जगह कहीं पर, मान लीजिए फ्लड आई हुई है, बाढ़ आ रही है, और वहां पर आपने डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए, मैनेजमेंट के फॉर्म में आपने यहां से अपनी तरफ से जो टास्क फोर्स भेजी है वो रोबोट की है ना, अब ह्यूमन नहीं जा रहे हैं, रोबोट है। अब मुझे ये बताइए कि आपको भी अंदाजा नहीं है कि जो बाढ़ आ रही है उसकी वेलोसिटी कितनी है, कितनी गहरा है पानी, कहाँ पे दलदल है, कहाँ नाली है, नदी है, ये सब नहीं मालूम। तो आपका रोबोट इंस्टेंट वहां पे सेंस करके इन्वायरमेंटल कंडीशन के अकॉर्डिंग रिएक्ट करे, यही कहलाता है इन्वायरमेंटल इंटरेक्शन एंड नेविगेशन, जो हम लोग रोबोट को देते हैं, रोबोट के अंदर बनाते हैं कुछ इस तरीके से। क्लियर ये बात है ना। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ह्यूमन रोबोट इंटरेक्शन। अब फिर से मैंने यहां पे कुछ ऐसे पिक्चर्स लिए हैं, ये इसलिए लिए हैं ताकि आपको ये पता चले कि ह्यूमन और रोबोट कैसे इंटरेक्ट करते हैं। इट इज यूज टू डू कन्वर्सेशन बिटवीन द ह्यूमन एंड रोबोट। ये देखिए, ये बात कर रहे हैं, जो भी हो, आई कांटेक्ट हो, कुछ इंस्ट्रक्शन ये दे रही हो, कुछ समझा रही हो, लेकिन ये बात कर रहे हैं, ये रोबोट है और ये ह्यूमन, इन दोनों का आपस में इंटरेक्शन हो रहा है। क्लियर है ये बात। वैसे ही जैसे हमने कहा एग्जांपल फेस एक्सप्रेशन है ना, एक्सप्रेशन ऑफ फेस, ये एक्सप्रेशन, इससे हमें पता चल जाएगा रोबोट का मूड कैसा है, या फिर हमने रोबोट को कुछ कहा और रोबोट ने रिएक्ट कैसे किया, तो ये दोनों तीनों बातें इससे पता चलती है। क्लियर है ये बात, है ना, समझ गए यहां तक। क्लियर, चलिए ठीक है। अब बात आती है रोबोटिक प्रोग्रामिंग की। अगला टॉपिक अपना है, मतलब वही जो अपन अभी कंपोनेंट पढ़ रहे हैं उसमें अगला अपना रोबोटिक प्रोग्रामिंग। ये रोबोटिक प्रोग्रामिंग क्या होता है, तो रोबोटिक प्रोग्रामिंग जो होता है ना, एक तरीके से प्रोग्रामिंग है, तो ये है सॉफ्टवेयर। ये क्या है, सॉफ्टवेयर है। रोबोटिक प्रोग्रामिंग में ये सॉफ्टवेयर है, और ये सॉफ्टवेयर है जिससे ये मैकेनिकल ड्राइव और इलेक्ट्रिकल सिस्टम को कोऑर्डिनेट करता है। एक सॉफ्टवेयर हमने बनाया जिसको अपन रोबोटिक प्रोग्रामिंग कह रहे हैं। मैकेनिकल ड्राइव मतलब उसका मोशन को, लोकोमोशन को, पिकअप, ड्रॉप, डिस्ट्रॉय, इन सब चीजों को हैंडल करना। और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम मतलब अंदर आपका जो कंप्यूटर लगा हुआ है, कंट्रोलर लगा है, डिजिटल कंप्यूटर, उसको कैसे हैंडल करना, ये सारी चीजें हम लोग प्रोग्रामिंग के थ्रू करते हैं, राइट। अब इसके अंदर देखते हैं, इट इन्वॉल्व्स writing computer program that enable a robot to perceive its environmental, make plans
एंड डिसीजन एंड एग्जीक्यूट टास्क। बाहर से चीजों को देखा, समझा, उसके अकॉर्डिंग अपने प्लान बनाए और डिसीजन लिया और उसको परफॉर्म कर दिया। ये सारा काम हम लोग प्रोग्रामिंग के थ्रू करते हैं। हमने पहले रोबोट बनाया, तब उसकी प्रोग्रामिंग की तो उसमें सारी चीजें करी और उसको इंस्ट्रक्शन दिए, तो फिर क्या हुआ, उसको इंस्ट्रक्शन दिए तो उसने मतलब जो प्रोग्राम है उसके फॉर्म में हमने इंस्ट्रक्शन दिए, सॉफ्टवेयर बनाया है। तो उसने इन्वायरमेंटल कंडीशन को देखा, समझा, प्लान बनाया, डिसीजन लिया और फिर उस पर टास्क कर रहा है। ये हमारा रोबोटिक प्रोग्रामिंग के अंदर आता है। क्लियर है ये बात? ठीक। अब ये जो रोबोटिक प्रोग्रामिंग होती है ना, इसकी कुछ मेथड्स होती हैं। तो ये बेसिकली 3 तरह की मेथड होती हैं। जो रोबोटिक प्रोग्रामिंग की मेथड्स हैं वो कितनी हैं? वो 3 हैं। अब वो 3 मेथड कौन सी है, उनको एक बार थोड़ा सा ओवरव्यू कर लेते हैं। ये 3 मेथड अगर आप देखेंगे तो एक मेथड है टीच पेंडेंट मेथड। कौन सी मेथड है ये? टीच पेंडेंट मेथड। इसमें क्या होता है, देखो कंप्यूटर में रोबोट में ना कंप्यूटर लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? कंप्यूटर लगा। और अगर कंप्यूटर लगा हुआ है रोबोट में तो वो समझदार है, वो मेमोरी को स्टोर कर सकता है। कंप्यूटर लगा है तो वो मेमोरी को स्टोर कर सकता है। अब हम क्या करते हैं कि जो भी टास्क हमें रोबोट से परफॉर्म करना है, करवाना है रिपीटेटिवली, उस पे रोबोट को एक बार चला देते हैं। वो पॉइंट्स मार्क कर देते हैं। पॉइंट्स मार्क कर देते हैं तो रोबोट वो स्टोर जो पाथ होगा, पॉइंट्स होगा, उनको अपनी मेमोरी में स्टोर कर लेगा और हर बार के लिए वो एक्शन को रिपीट करेगा। समझ गए? तो वो मेथड कहलाती है टीच पेंडेंट मेथड। कुछ पॉइंट्स को मार्क कर देना और उसके ऊपर रोबोट को पहले चलवा देना ताकि वो अपनी मेमोरी में स्टोर कर सके। मेमोरी में स्टोर कर लेगा तो वो वैसा ही बिहेव करेगा। क्लियर ये बात? तो ये हो गई टीच पेंडेंट मेथड। दूसरी मेथड की तरफ चलते हैं, हैंड गाइडिंग और लीड थ्रू प्रोग्रामिंग। मतलब मैं इंस्टेंट उसको रोबोट को बता रहा हूं टेक राइट, टेक लेफ्ट, वॉइस इंस्ट्रक्शन दे सकता हूं, रिमोट के थ्रू कर सकता हूं, या कोई और भी मेथड हो सकती है जिससे आप रोबोट को प्रोग्राम कर रहे हो। प्रोग्राम मतलब उसको अभी इंस्ट्रक्शन दे रहे हो कि हाउ टू वर्क, हाउ टू मूव, हाउ टू टेक लेफ्ट राइट वगैरह एक्सेट्रा। ठीक है? तो वो जो होता है वो कहलाता है हैंड गाइडिंग और लीड थ्रू प्रोग्रामिंग। दूसरी मेथड। तीसरी मेथड क्या है प्रोग्रामिंग की? जो ऊपर आपने पॉइंट्स लिखे ना, उसी की आप मेथड पढ़ रहे हैं। ठीक है? तो ऑफलाइन रोबोट प्रोग्रामिंग। इसमें क्या होता है, इस मेथड में हम लोग प्रोग्राम्स जो है वो पहले बाहर बना लेते हैं। बाहर बनाने से मतलब मेरा ये है कि प्रोग्राम किसी और मशीन पर बनाया जाता है और उस प्रोग्राम को इंस्टॉल कर दिया जाता है इन दिस रोबोट। जो भी रोबोट होगा उसके अंदर उसको इंस्टॉल कर देंगे। क्या ये बात क्लियर है? ऑफलाइन प्रोग्रामिंग का मतलब यहां पर ये नहीं है कि घर पे बैठ इंटरनेट बंद कर दिया और प्रोग्रामिंग कर रहे हैं। ऑफलाइन का मतलब यहां पर ये है कि आपने प्रोग्राम जो है वो किसी दूसरी मशीन पे बनाया था, उसको वहां पर चला कर देखा, एग्जीक्यूट करके देखा, कंपाइल करके देखा, असेंबल करके देखा। जो आपने कंपाइलर, असेंबलर, इंटरप्रेटर पढ़ा था उसके सब यूज किए और फिर आपने वो प्रोग्राम को इंस्टॉल कर दिया इन एन एनी रोबोट। ठीक है? तो वो रोबोट क्या करेगा, उसकी तरीके से काम करने लगेगा। ये कहलाती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या प्रोग्रामिंग रोबोट प्रोग्रामिंग। अब यहां पर बात आती है कि लैंग्वेजेस कौन कौन सी यूज होती है। तो रोबोट जो है वो आज की डेट का डिजिटल कंप्यूटर है अल्टीमेटली। भाई मैकेनिकल डिवाइस आपने बनाया है, टूल बनाया है, वो अपनी जगह, लेकिन उसके अंदर क्या लगा हुआ? उसके अंदर तो कंट्रोलर लगा हुआ है, हमने जो अभी पढ़ा था। तो कंट्रोलर क्या होता है? कंट्रोलर होता है उसका ब्रेन। ब्रेन होगा मतलब डिजिटल कंप्यूटर है। डिजिटल कंप्यूटर है तो उसमें कोई ना कोई इंस्ट्रक्शन देना है तो हमको कोई बात बोलना पड़ेगी, हम किसी लैंग्वेज में लिखेंगे। हम जिस लैंग्वेज में बात करते हैं वो हमेशा हाई लेवल लैंग्वेज होती है। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में ही समझाया था कि हाई लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज क्या होती है। तो हाई लेवल लैंग्वेज में हम लोग इंस्ट्रक्शन देते हैं और वो जो इंस्ट्रक्शन होते हैं वो इन लैंग्वेजेस में होते हैं, जैसे सी, सी प्लस प्लस, पाइथन, जावा, डॉट नेट, मैटलैब, लिस्प। ये सारी लैंग्वेजेस जो होती हैं वो हमारे कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग या रोबोट की प्रोग्रामिंग के लिए जरूरी है। इनमें से किसी में भी प्रोग्रामिंग की जा सकती है। लिस्प जो यहां लिखी है ये स्पेशली मैंने आपको बताया कि ये जो होती है ये लिस्ट प्रोग्रामिंग होती है जो स्पेशली एआई के लिए की जाती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए की जाती है। और ये की थी किसने? तो आपको मैंने इनका नाम भी बताया था, जो फादर ऑफ एआई भी कहलाते हैं। क्लियर? तो प्रीवियस लेक्चर्स भी देखिएगा। और ये आपकी लैंग्वेज प्रोग्रामिंग हो गई, जिसमें प्रोग्राम आप करते हो उसकी लैंग्वेजेस हो गई, सारी हाई लेवल लैंग्वेज होगी। ठीक है? यहां तक समझ में आया?